चलिए आज के इस विश्लेषण में सीधे उस विषय पर बात करते हैं जो दिल को अंदर तक छू लेता है। आज हम हिंदी साहित्य की एक बेहद भावुक और मार्मिक कृति को गहराई से समझने वाले हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की कालजयी कहानी समधिया। ये कोई आम कहानी बिल्कुल नहीं है। ये ग्रामीण परिवेश, इंसानी संवेदनाओं और एक व्यक्ति के मन में चल रही भारी उथल-पुथल का एक जीता जागता दस्तावेज है। रेणु जी ने जिस बारीकी से मानवीय भावनाओं को पन्नों पर उतारा है, वह सच में बेजोड़ है। इस कहानी की एक एक परत को खोलना और इसके गहरे अर्थों को समझना हम सबके लिए एक बहुत ही शानदार अनुभव होने वाला है। इस कहानी में सबसे दिलचस्प बात तो इस शब्द संवदिया की अपनी परिभाषा ही है। जरा सोचिए, एक सामान्य डाकिया क्या करता है? वो बस एक चिट्ठी पकड़ता है और चला जाता है। लेकिन संवदिया ऐसा नहीं होता। वो केवल शब्द नहीं पहुंचाता, बल्कि भेजने वाले के कलेजे के टुकड़ों को, उसकी भावनाओं को हूबहू सहेज कर ले जाता है। ये परिभाषा ही साफ कर देती है कि ये काम कितनी बड़ी जिम्मेदारी का है। जब कोई अपना अथाह दुख किसी को सौंपता है, तो संवदिया उसी तड़प और उसी भाव के साथ उसे आगे पहुंचाने का माध्यम बनता है। ये महज एक पेशा नहीं है, ये एक बहुत गहरी मानवीय जिम्मेदारी है। पहला भाग, कहानी और आंचलिक परिवेश, यानी 1950 के दशक का ग्रामीण बिहार। 1950 के दशक का वो दौर याद कीजिए जब फणीश्वर नाथ रेणु जी अपनी आंचलिक कहानियों के जरिए ग्रामीण भारत की एकदम असली, बिना किसी मिलावट वाली तस्वीर दुनिया के सामने रख रहे थे। आंचलिकता का सीधा सा मतलब ही यही है, किसी क्षेत्र की मिट्टी की महक और वहाँ की धड़कन को साहित्य में उतारना। इस कहानी में ग्रामीण बिहार और वहाँ की स्थानीय भाषा, खासकर मैथिली का पुट, इतने स्वाभाविक तरीके से पिरोया गया है कि गांव की पूरी सच्चाई जीवंत हो उठती है। इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो हम खुद उस गांव की धूल भरी पगडंडियों पर चल रहे हों। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, संवदिया और हमारे मुख्य पात्र हरगोबिंद और बड़ी बहुरिया। इस पूरे कथानक का भार मुख्य रूप से दो किरदारों पर टिका है, जिनके हालात एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। पहला है हरगोबिंद, जो गांव का संवदिया है। वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भावनाओं को न समझता हो, बल्कि वो बहुत ही भावुक, संवेदनशील और अपने काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। और दूसरी ओर हैं बड़ी बहुरियां, जो कभी उस गांव की एक बहुत बड़ी हवेली की शान हुआ करती थी, पर आज वे एक बेसहारा विधवा हैं। देवरों के बीच हुए बंटवारे और पति के गुजर जाने के बाद वे भयानक गरीबी और एक ऐसे गहरे अकेलेपन का शिकार हैं जिसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। तीसरा हिस्सा, बड़ी बहुरिया का दर्द। इसे एक दुखद पतन भी कह सकते हैं। बड़ी बहुरिया की जिंदगी का ये विलोम सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक तरफ वो गुजरा हुआ कल है जब घर में सुख समृद्धि थी, उन्हें गांव की लक्ष्मी माना जाता था और वे गांव की प्रतिष्ठा का सबसे ऊंचा प्रतीक थीं। और दूसरी तरफ आज की खौफनाक सच्चाई, एक बेसहारा विधवा जो इतनी भयानक गरीबी झेल रही है कि महज जिंदा रहने के लिए उसे खेतों से बथुआ का साग तोड़कर उसे उबालकर खाना पड़ रहा है। यह सिर्फ पैसे की कमी की बात नहीं है, ये एक सम्मानीय जीवन के पूरी तरह से ढह जाने की कहानी है, जब पूरा का पूरा समाज अपनी जिम्मेदारी भूल बैठा है। यहाँ एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, जब किसी इंसान की सहन शक्ति पूरी तरह टूट जाती है तो वो क्या करता है। इसी अकल्पनीय दयनीय स्थिति से हारकर बड़ी बहुरिया हरगोबिंद को बुलाती हैं और अपने मायके के लिए एक रुला देने वाला संदेश देती हैं। माँ से कहना, अब मुझसे ये दुख नहीं सहा जाता, एक बार आकर मुझे ले जाएं, नहीं तो मैं किसी दिन पोखर में डूब मरूंगी। ये संदेश देते हुए वे फूट फूट कर रो पड़ती हैं। इस एक छोटे से वाक्य में जो हताशा और बेबसी है, वो उस अथाह दर्द को दिखाती है जो सालों से उनके सीने में दफन था। चौथा भाग, हरगोबिंद का अंतर्द्वंद और इस संदेश का भारी बोझ। हरगोबिंद जब ये संदेश सुनता है तो उसका कलेजा कांप उठता है। इसी भारी मन के साथ वो उनके मायके पहुंचता है। ये सफ़र उसके लिए किसी मानसिक प्रताड़ना से कम नहीं है। पर जैसे ही वो मायके पहुंचता है और वहां की संपन्नता को देखता है, उसके भीतर एक भयंकर उथल-पुथल शुरू हो जाती है। वो एकदम मौन रह जाता है। उसे लगता है कि अगर उसने ये दुखद सच्चाई बता दी तो उसके गांव की इज्जत, उसकी गांव की लक्ष्मी की प्रतिष्ठा हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगी। मायके वाले क्या सोचेंगे? यही ना कि गांव वालों ने उनकी बेटी को भूखा मार डाला। इसी शर्म के बोझ तले दबकर वो झूठ बोल देता है कि बड़ी बहुरिया वहां बहुत खुश है, और अंततः संदेश दिए बिना ही वो खाली हाथ लौटाता है। इस पूरी वापसी की यात्रा में हरगोबिंद के मन में एक सवाल बार बार हथौड़े की तरह गूंजता है, क्या गांव में एक भी मर्द नहीं बचा?
ये सवाल उसकी भयंकर आत्मग्लानि का सबूत है। उसे इस बात पर अत्यधिक शर्म आती है कि क्या पूरे गांव में कोई एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो अपनी माँ समान बड़ी बहरिया का पेट पाल सके? क्या पूरे गांव की इंसानियत सच में मर चुकी है? समाज की इस डरावनी विफलता का सारा बोझ हरगोबिन अपने अकेले कंधों पर महसूस करता है, जो उसे अंदर तक झकझोर कर रख देता है। 5वां हिस्सा, कहानी का मार्मिक अंत। खाली हाथ लेकिन एक अटूट संकल्प के साथ। जब हरगोबिन बिना संदेश दिए गांव लौटता है तो उसे अपनी गलती और जिम्मेदारी का गहरा एहसास होता है। वो सीधा बड़ी बहुरिया के पास जाता है, उनके चरणों में गिर पड़ता है और जो कहता है वो इस कहानी का सबसे शक्तिशाली पल है। वो कहता है, बड़ी बहुरिया, तुम गांव छोड़कर मत जाओ। अब मैं निठल्ला नहीं बैठूंगा, तुम्हारा सारा काम मैं करूंगा। वो यह दृढ़ संकल्प लेता है कि वो जी तोड़ मेहनत करेगा और एक बेटे की तरह उनकी आजीवन सेवा करेगा। इस निस्वार्थ समर्पण और प्रेम को देखकर बड़ी बहुरिया का मातृत्व जाग उठता है और वे सारे दुखों को भुलाकर उसे माफ कर देती हैं। छठा और अंतिम भाग, मुख्य संदेश और प्रतीक। कथानक से थोड़ा परे जाकर देखते हैं। अगर हम इस पूरे विश्लेषण के मूल तत्वों को एक साथ रखें तो 4 मुख्य बातें उभरकर सामने आती हैं। पहला है आंचलिकता, जहां क्षेत्रीय परिवेश और भाषा का बहुत ही खूबसूरत तालमेल देखने को मिलता है। दूसरा, मानवीय संवेदना। एक संदेशवाहक केवल निर्जीव चिट्ठियां नहीं बांटता, उसके भीतर भी एक भारी सामाजिक उत्तरदायित्व और इंसानियत होती है। तीसरी बात हमारे समाज की सच्चाई दिखाती है कि कैसे हमारा समाज एक असहाय विधवा के प्रति इतना क्रूर हो सकता है। और चौथा है प्रतीक, जहां बड़ी बहुरियां पूरे गांव की प्रतिष्ठा का एक ऐसा प्रतीक बन जाती हैं जिसे बचाने के लिए एक साधारण सा संवधिया अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा और झकझोर देने वाला सवाल खड़ा होता है। अगर किसी समाज या गांव की इज्जत उसकी कमजोर और बेसहारा महिलाओं के मौन और छिपे हुए दुख पर टिकी है, तो उस झूठी प्रतिष्ठा की असली कीमत आखिर क्या है? क्या ऐसा समाज कभी भी सही ठहराया जा सकता है जहां सम्मान के नाम पर किसी इंसान का भूखे मरना तय कर दिया जाए? दशकों पहले उठाया गया रेणु जी का ये सवाल आज भी उतनी ही तेजी से गूंजता है और ये निश्चित रूप से आत्ममंथन का बड़ा विषय है। इसी के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण पूरा होता है। ऐसे ही महत्वपूर्ण और विचारोत्तेजक विषयों को समझने के लिए जुड़े रहें।